तो सबसे पहले जय हिंद सभी बच्चों को। तो जिस प्रकार हमने बायोलॉजी के 2 मार्क्स 3 मार्क्स और 5 मार्क्स को पढ़ चुका है, जो मेरा फिजिक्स है उसके 2 मार्क्स 3 मार्क्स और 5 मार्क्स को पढ़ चुका है। ठीक है, बस फिजिक्स में बाकी क्या रह गया मेरा 2 मार्क्स में किरण आरेख और 3 मार्क्स में मेरा न्यूमेरिकल। ठीक है, और फिजिक्स पूरी तरह खत्म हो गया है। जो मेरा केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री का जो 2 मार्क्स है उसको भी हम खत्म कर चुके हैं। तो आज हम इस वीडियो में क्या करेंगे ना, केमिस्ट्री का 3 मार्क्स को पढ़ेंगे। ठीक है, जो मेरा फिजिक्स का बाकी है वो केमिस्ट्री जैसे ही खत्म हो जाएगा 5 मार्क्स, उसके तुरंत बाद क्या हो जाएगा, आपका जो फिजिक्स का न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो चलिए हम लोग केमिस्ट्री का जो 3 मार्क्स का फर्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि आयनिक यौगिक क्या है। तो आयनिक यौगिक का गलनांक उच्च क्यों होता है। जो मेरा आयनिक यौगिक है, तो आयनिक यौगिक क्या है, इसका गलनांक उच्च क्यों होता है। चलिए ध्यान दीजिए इसके आंसर को। देखिए, वे यौगिक जो धनायन, ठीक है, और जो मेरा ऋण आयन, ठीक है, जो मतलब प्लस है जो मेरा माइनस है, तो वैसा यौगिक जो धन आयन और जो मेरा ऋण आयन के बीच विद्युत आकर्षण बल के कारण बनते हैं। वैसा यौगिक जिसमें धन आयन और जो मेरा ऋण आयन है, दोनों के विद्युत आकर्षण बल के कारण बनते हैं, आयनिक यौगिक कहलाते हैं। देखिए, इसका निर्माण सामान्यतः धातु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग और अधातु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके होता है। जो धातु इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है और जो मेरा अधातु वो मेरा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और मेरा क्या बन जाता है, आयनिक यौगिक बन जाता है। तो आयनिक यौगिक पहचानने का तरीका यही कि एगो फर्स्ट में धातु रहेगा और फिर उसके बाद क्या रहेगा, अधातु रहेगा। उदाहरण क्या जाएगा, NaCl हो जाएगा, KBr हो जाएगा, फिर मेरा MgO हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो मेरा क्वेश्चन बोला था कि आयनिक यौगिक क्या है, इसका गलनांक उच्च क्यों होता है। ठीक है, और आयनिक यौगिक क्या गुणधर्म को लिखे। तो ये मेरा आयनिक यौगिक का परिभाषा हो गया। अब क्या देखेंगे, आयनिक यौगिक का जो मेरा आकर्षण बल या तो जो उसका गलनांक उच्च क्यों होता है। ध्यान दीजिए। देखिए, आयनिक यौगिक धनायन तथा ऋण आयन के बहुत मजबूत विद्युत आकर्षक बल होता है। जो आयनिक यौगिक में जो मेरा धनायन है, जो मेरा ऋणायन है, वो बहुत मजबूत विद्युत आकर्षण बल से बना होता है। और ये जो आयन है, इन आयनों को अलग करने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, बहुत अधिक ऊर्जा का आवश्यकता होती है। इसी कारण जो आयनिक यौगिक है, इसका गलनांक और ज्यादा होता है, मतलब बहुत ज्यादा होता है, उच्च होता है। फिर इसके गुण को ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिए, तो क्या आयनिक यौगिक ठोस एवं भंगुर होते हैं। जो ठोस भी होते हैं और भंगुर भी होते हैं। इसका गलनांक तथा क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है। जो आयनिक यौगिक है उसका जो गलनांक भी उच्च होता है और जो मेरा क्वथनांक वो भी क्या तो उच्च होता है। जल में विलय होते हैं, मतलब अधिकांश जो मेरा आयनिक यौगिक है वो जल में क्या होता है, विलय होता है, जल में घुलनशील होते हैं, घुल जाते हैं, सब नहीं, अधिकांश। ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते हैं। जो ठोस अवस्था में जो मेरा आयनिक यौगिक है वो मेरा विद्युत का चालन नहीं करते हैं, लेकिन गलित अवस्था में जो द्रव अवस्था में क्या तो विद्युत का चालन करते हैं। अगला बोला है कि सामान्यतः क्रिस्टलीय ठोस होता है। ये अधिकांश क्या ठोस होता है और बहुत कम भंगुर होता है। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन दिया गया है कि संकलन एवं प्रतिस्थापन अभिक्रिया से आप क्या समझिए। मेरा संकलन अभिक्रिया जो मेरा प्रतिस्थापन अभिक्रिया है उससे आप क्या समझते हैं। ठीक है, प्रत्येक के एक एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो संकलन अभिक्रिया किसे कहते हैं। देखिए, वे अभिक्रिया जिनमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वैसे अभिक्रिया जिसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के साथ कोई पदार्थ जुड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदल जाता है। रहेगा वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन और उसमें कुछ जोड़ देंगे तो वो क्या बन जाएगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। ठीक है, जिससे कि इथेन प्लस हाइड्रोजन इक्वल टू इथेन। इथेन प्लस हाइड्रोजन इक्वल टू क्या जाएगा मेरा इथेन। और किसकी उपस्थिति में होगा, निकेल Na की उपस्थिति में होगा। ये जो मेरा दिया गया है यहाँ पर,
ठीक है। तो ये जो मेरा एफ्टर रिएक्शन है, एफ्टर रिएक्शन के ऊपर में मतलब यहाँ पर लिखिएगा NI, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन था कि क्या संकलन और प्रतिस्थापन, अब प्रतिस्थापन का देखेंगे, संकलन तो देख लिए, ध्यान दीजिए। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया, तो वैसी अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया मतलब वो अभिक्रिया, तो वे अभिक्रियाएं जिनमें संतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन परमाणु के स्थान पर कोई अन्य परमाणु या समूह आ जाता है। जो मेरा हाइड्रोजन रहेगा तो हाइड्रोजन के स्थान पर कुछ और परमाणु मतलब हाइड्रोजन को हट जाता है, ठीक है। इसलिए क्या बनेगा, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। एग्जाम्पल क्या जाएगा देखिए, तो उदाहरण CH4 प्लस Cl2, एप्लीकेशन CH3Cl प्लस क्या जाएगा मेरा HCl। देखिए यहाँ पे CH4 है, मतलब क्या है मेरा C और H 4 को देखिए, यहाँ पे क्या है CH3, मतलब एक H घट गया, उस H के बदले क्या मेरा Cl आ गया, ठीक है। और जो मेरा यहाँ पर एक H पर जगह HCl हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन बोला गया है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, ठीक है। ध्यान दीजिए इसके आंसर को। देखिए देखो वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है क्योंकि उसकी सतह पर वायु के संपर्क में आने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक पतली परत बन जाती है। जो मेरा मैग्नीशियम रिबन है ना, वो मेरा ऑक्सीजन या वायु के संपर्क में आने पर उसके ऊपर का मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक परत बन जाता है। यह परत मैग्नीशियम के दहन में बाधात्मक है, मुझे उसको जलने से क्या कहता है, रुकता है, बाधा उत्पन्न करते रोकने, जलने नहीं देता है। रिबन को रेत के कागज से साफ किया जाता है। क्वेश्चन अगर आएगा कि रिबन को किससे साफ किया जाता है, तो रेत के कागज से साफ किया जाता है। तो रिबन को रेत के कागज से साफ करने पर यह ऑक्साइड परत हट जाती है, जिसको हम साफ करके तो ऑक्सीजन का जो परत वो मेरा हट जाएगा, और जो मेरा मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ आसानी से जलने में अभिक्रिया होती है और आसानी से जल सकता है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एल्यूमिनियम अत्यधिक अविक्रियाशील धातु है, इसका उपयोग फिर भी खाना बनाने के लिए क्यों किया जाता है, मैं खाना बनाने वाले बर्तन के रूप में क्यों किया जाता है। जो एल्यूमिनियम एक क्या है, बहुत अधिक अविक्रियाशील धातु है, फिर भी जो एल्यूमिनियम का उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन के रूप में किया जाता है, क्यों, ठीक है। ध्यान दीजिए इसके आंसर। देखिए एल्यूमिनियम एक अत्यधिक अविक्रियाशील धातु है, लेकिन वायु के संपर्क में आते ही इसकी सतह पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड में Al2O3 की एक पतली, कठोर और अवैध परत बन जाती है। एक भले अविक्रियाशील धातु लेंगे, जैसे ऑक्सीजन के संपर्क में आती है ना, तो इसके ऊपर तुम्हारा पतली, कठोर और अवैध परत बन जाती है। यह परत एल्यूमिनियम को आगे अभिक्रिया करने से रोकती है। ये मेरा परत है, इसको एल्यूमिनियम को और अभिक्रिया करने से रोकती है, उसे जंग लगने से बचाती है। हाँ, जो मेरा है उसको क्या बोला, जंग लगने से बचाती है, किसको, एल्यूमिनियम को, परत हो। इसी कारण एल्यूमिनियम भोजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती। जो मेरा एल्यूमिनियम वो भोजन के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करती है। इसके अतिरिक्त जो एल्यूमिनियम हल्की धातु है, क्या हल्की धातु है, ज्यादा भारी नहीं होता है, उष्मा का अच्छा चालक भी है, इससे खाना जल्दी बनेगा, उष्मा का अच्छा चालक रहता है, जल्दी गर्म हो जाएगा। इसका उपयोग खाना बनाने वाला बर्तन के रूप में किया जाता है, इसलिए इसका उपयोग क्या किया जाता है, खाना बनाने वाला बर्तन के रूप में किया जाता है। अगला मेरा क्वेश्चन दिया गया है, भर्जन और निस्तापन में अंतर स्पष्ट कीजिए। जो मेरा भर्जन है, जो मेरा निस्तापन है, उसमें अंतर स्पष्ट कीजिए। ध्यान दीजिए, भर्जन इधर क्या लिखे हम, निस्तापन। अब इसमें क्या कीजिएगा, एक लाकीर दे दीजिएगा, ठीक है, एक लाइन दे दीजिएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ फर्स्ट पॉइंट लिखेगा, यहाँ सेकंड पॉइंट लिखेगा, यहाँ पे थर्ड पॉइंट लिखेगा, इस पॉइंट दे लीजिएगा, ठीक है। देखिए देखिए तो सल्फाइड अयस्क को वायु मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में प्रबल रूप से गर्म करना भर्जन कहलाता है। तो मेरा सल्फाइड ऑक्साइड है ना, उसको अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में बहुत ज्यादा गर्म कर देंगे, वो प्रक्रिया मेरा क्या कहलाएगा, भर्जन कहलाएगा। और निस्तापन कैसे कहेंगे, देखिए कार्बोनेट या हाइड्रेट अयस्कों को वायु की अनुपस्थिति में, वायु अनुपस्थित वायु रहेगा नहीं, ठीक है, या सीमित वायु में गर्म करना निस्तापन करता है। वायु या तो एकदम ही नहीं रहेगा, या तो बहुत कम ना की मात्रा में रहेगा, और उसको गर्म करेंगे तो मेरा क्या कहलाएगा, निस्तापन कहलाएगा। इस प्रक्रिया में अयस्क ऑक्साइड में बदल जाता है। जो मेरा अयस्क किसमें बदल जाएगा, ऑक्साइड में बदल जाएगा। और इस प्रक्रिया में
इस प्रक्रिया में भी अयस्क ऑक्साइड में बदल जाता है। जो मेरा वर्जन में भी अयस्क ऑक्साइड में बदल जाएगा, निस्तापन में क्या बदल जाएगा, ऑक्साइड में बदल जाएगा। तो दोनों ही प्रक्रिया में क्या हो जाएगा, ऑक्साइड में बदल जाएगा। इस प्रक्रिया के दौरान SO2 गैस निकलती है। इसमें कौन सा गैस निकलती है, CO2 गैस निकलती है। ठीक है, इस प्रक्रिया में सल्फाइड अयस्कों के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग किसमें किया जाता है, सल्फाइड अयस्क में किया जाता है, जबकि इसका प्रयोग कार्बोनेट या हाइड्रेट अयस्कों के लिए किया जाता है। इसका उदाहरण लिख दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला है कि संचालन को परिभाषित करें तथा संचालन से बचने के उपाय जानिए। तो जब कोई धातु वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन, नमी या अम्ल या अन्य रासायनिक अभिक्रिया करके धीरे धीरे नष्ट हो जाती है, तो इस प्रक्रिया को संचालन करते हैं। जैसे लोहा, लोहा को अगर हम बाहर छोड़ देंगे तो धीरे धीरे उसमें जंग लगना शुरू हो जाएगा और वो सड़ सड़ के क्या देगा, खत्म हो जाएगा। तो जब किसी धातु वायु के साथ, ऑक्सीजन के साथ, जल के साथ या अम्ल या किसी भी पदार्थ के साथ अभिक्रिया करता है और धीरे धीरे उसका कुछ न कुछ पदार्थ नष्ट हो जाएगा, तो इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, संचारण कहेंगे। तो संचारण से बचने के उपाय ध्यान दीजिए। रंग या पेंट करना, ध्यान दीजिए। तो धातु की सतह पर रंग या पेंट करके उसको हवा या संपर्क में बचाया जाता है। इसे देखिए, जब घर का दरवाजा अगर लोहा का होगा तो उसे हम क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं। क्यों, ताकि जंग न लगे। तेल या ग्रीस लगाकर, ठीक है, गैल्वेनोमीटर की परत मतलब लोहे या जस्ते की परत चढ़ाकर, धातु को मिश्र धातु में बदल कर, ठीक है, विद्युत लेपन करके या तो सूखी जगह में रखा जाता है। अगर सूखी जगह में रख देंगे फिर भी वो क्या होगा, उसमें जंग उंग लगेगा नहीं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि थर्मिट अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। देखिए, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एल्यूमिनियम धातु किसी ऑक्साइड जैसे लोहा का ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। जो एल्यूमिनियम है ना, वो जैसे कि लोहे के ऑक्साइड के साथ, जो आयरन के जो ऑक्साइड है, ठीक है, फेरस ऑक्साइड के साथ और अभिक्रिया करके अगर अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करेगा तो ऐसी प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, हम थर्मिट अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, हाँ, इसका उपयोग हमारा जो रेल के पटरी को जोड़ने में, तो जो भारे भारे जो लोहे के टूटे हुए भाग को जोड़ने में किया जाता है, मशीन के दरारों को। ठीक है, अगला बोला है कि उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, नाम दीजिए। तो वे ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों के साथ अभिक्रिया करता है, तो वैसा ऑक्साइड या तो वैसी अभिक्रिया, ठीक है, जो अम्ल के साथ भी और क्षारक के साथ भी अभिक्रिया करता है, जो अम्ल की तरह भी व्यवहार करता है और जो मेरा क्षारक की तरह भी व्यवहार करता है, क्या बोलेगा, उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, देखिए, तो वे ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं, वो लवण तथा जल बनाते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाता है। जैसे क्या होगा, ध्यान दीजिए। इसमें देखिए, ऐसे ऑक्साइड परिस्थिति के अनुसार अम्ल या क्षारक की तरह व्यवहार करता है। कभी कभी अम्ल लगता है, कभी क्षारक लगता है, परिस्थिति के अनुसार। अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर यह क्षारीय तथा क्षार के साथ अभिक्रिया करने पर यह अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। अगर अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्षारक दिखाएगा, आउटपुट क्या आएगा रिएक्शन के बाद, क्षारक, और क्षारक के साथ अभिक्रिया करेगा तो आफ्टर रिएक्शन क्या जाएगा, मेरा अम्ल। ठीक है, ध्यान दीजिए इसका। देखिए, इसके बाद केमिस्ट्री से कंफर्म 110%, ठीक है, 1000% लिख लीजिए कि आपको संतुलित करने के लिए 3 मार्क्स में गारंटी एग्जाम में आएगा। ठीक है, और उसके लिए हम क्या करेंगे, अलग से वीडियो लेकर आएंगे ताकि हम प्रोसेस भी सिखा देंगे। जो क्वेश्चन कंफर्म एग्जाम में आएगा उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो अगर आपको किसी नोट्स का PDF चाहिए, इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिएगा, मिल जाएगा। ध्यान दीजिए, इसके बाद, ठीक है, इसके बावजूद मान लीजिए कि आपका सब पूरा नोट्स याद नहीं हो रहा है, तो मैंने आप लोगों के लिए SST का बहुत गिना चुना क्वेश्चन जो हम नोट्स दिए थे ना, तो नोट्स से भी बहुत कम क्वेश्चन चुनकर और भी सिलेक्टेड करके ग्रुप में हम भेज दिए। ठीक है, तो उसकी पढ़ाई कर लीजिए और उसके बाहर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, या तो इस नंबर पे आप क्या कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा और आपको हम नोट्स प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, आपको करना क्या है, ध्यान दीजिए। आपको जो हम सेट 1 दिए हैं और सेट 2 दिए हैं, दोनों के क्वेश्चन अगर पढ़ लीजिएगा ना तो 95% क्वेश्चन सब्जेक्टिव आपका वही रहेगा। ठीक है, और जो मेरा 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन था 100% उसी से रहेगा, नोट्स के बारे रहेगा ही नहीं।
सर नोट्स के बाहर तो नहीं रहेगा, जो मेरा टेस्ट का जो सेट है, सेट 1 और सेट 2, ठीक है, उसके बारे में क्वेश्चन नहीं आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।